हेलो दोस्तों, यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर को सॉल्यूशन कराऊंगा, जिस मॉडल पेपर से आप सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त होगा कि बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार आते हैं और उसे कैसे हल करना है, आप सभी को मैं सिखाऊंगा। तो देखिए, जो मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार ही आप लोगों के बोर्ड के परीक्षा में जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन होगा। जैसे कि किसी क्वेश्चन में, किसी प्रश्न में पूछता है, प्रश्न के थ्योरी भी पूछ देता है, उसका समीकरण भी पूछता है, तो समीकरण वाले को समीकरण देना अनिवार्य होता है, क्योंकि समीकरण नहीं देंगे, समीकरण उसका नहीं देंगे तो नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन होता है, पहले क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं, जिसमें से देखिए आप लोग में एक मॉडल पेपर है 2022 का, मैं उसको सॉल्यूशन करा रहा हूं। जैसे कि पहले क्वेश्चन है कि फलक केंद्रीय घनीय कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। प्रश्न नंबर 1 है, 1 का क है फलक घनीय कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या होती है। तो बाबू ध्यान देना, फलक केंद्रीय परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? फलक का मतलब क्या होता है कि कोई क्रिस्टल तंत्र होगा, वो घनाकार होगा, घन में कितने फलक होते हैं? 6। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो एक परमाणु क्या होगा कि 8 को जो परमाणु होगा उनके शीर्षों पर होगा, और शेष जो होंगे उनके किस पर होंगे? फलकों पर होंगे। किस पर होंगे बाबू? फलकों पर। तो शीर्षों के लिए क्या करते हैं कि 8 गुणे 1/8 प्लस शीर्षों के लिए क्या करते हैं कि 6 गुणे 1/2, सॉरी, शीर्षों के लिए करते हैं 8 गुणे 1/8, क्योंकि घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 गुणे 1/8 हो जाएगा, प्लस फलक है उसमें 6 फलक होते हैं, 6 फलक के मध्य में केंद्र में 6 गो परमाणु है, तो 6 फलकों के लिए क्या होगा? उसको 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 4 परमाणु। तो किस पर टिक लगा देंगे छोटे? 4 पर। ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर। तो परमाणु की संख्या कितना गया? 4 आ गया। परमाणु संख्या 4 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 3 नंबर पर दिया है 4, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक। उसके बाद से देखिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलेन का अणुसंख्यक गुण नहीं है? अणुसंख्यक गुण देखिए, विलेन का अणुसंख्यक गुण कौन कौन होता है? अणुसंख्यक गुण होता है विलेन का वाष्प दाब का अवनमन स्थिरांक, अवनमन ऊपर लिखिए, क्वथनांक का ऊपर लिखना पड़ेगा। हाँ वहीं पे लिखिए सब में। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब, ये लिखने को समझ आएगा ना? हाँ चलिए। परासरण दाब और हिमांक का अवनमन होता है। हिमांक का अवनमन, ये चारों में से कोई, यदि चारों में से कोई भी एक आएगा तो विलेन का अणुसंख्यक गुणधर्म है। इसके अलावा यदि कोई अन्य होगा तो समझना कि वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर कौन है? 2। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है पृष्ठ तनाव। क्या दिया है? पृष्ठ तनाव। तो अतः पृष्ठ तनाव क्या है? सही है, यह अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर, यानी कि ग नंबर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर का नियतांक मात्रक, यानी कि तीसरा जो है ग नंबर कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की
अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक मात्रक के दर नियतांक मात्रक नियतांक मात्रक जो होता है इनका होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि इसमें दिया है लीटर प्रति सेकंड, लीटर प्रति मोल सेकंड और मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड और मोल प्रति सेकंड। तो इसमें चारों ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन सही है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो गया। अगला देखेंगे घ नंबर, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, यानी कि निम्न में से, अगला क्वेश्चन है घ नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होता है। कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होता है। तो इसमें से आपका ट्राईमेथिल एसिटिल्डिहाइड जो होता है, ट्राईमेथिल, क्या नाम है, ट्राईमेथिल एसिटिल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? तीसरा। ट्राईमेथिल एसिटिल्डिहाइड जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 रखना, याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब अंगन नंबर, अगला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है ये अंगन नंबर की, एथिल एमीन पर कह रहा है कि एथिल एमीन पर, देखेंगे एथिल एमीन पर नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। तो प्राप्त क्या होगा वो देखेंगे। एथिल कह रहा है, तो एथिल का मतलब क्या होता है? CH2 और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? NH2। ये एथिल एमीन हो गया। इसके साथ HNO3 की क्रिया कराएंगे तो बनेगा छोटे, देखेंगे क्या बनेगा? C2H5OH प्राप्त होगा। C2H5, क्योंकि कार्बन कितने? 2 है, इसमें कार्बन कितने हो गए? 2। और इसके साथ क्या हो जाएगा कि इसमें से क्या करेगा कि ये H है, ये H इसमें कितने हुए? 3, और इसमें से एक H 2H आ जाएगा तो 2H5 हो जाएगा। इसमें से O एक और H आ जाएगा तो 6 हो जाएंगे, और इसमें से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, N2O नाइट्रस पैराऑक्साइड मुक्त हो जाएगा। तो बनेगा क्या हम लोग का? एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या होगा? एथिल एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? चौथा सही है। कौन सही है? चौथा, एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर पहला का ही 6 नंबर है, छठा नंबर 6 नंबर है क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्या है? कह रहा कि ग्लूकोस जो होता है, ग्लूकोस, एक बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ग्लूकोस यानी कि ग्लूकोस का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोस जो होता है अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। कौन समूह होता है? एल्डिहाइड समूह होता है। एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, या इसको ऐसे कर सकते हैं
सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H समूह होता है। ये ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर पहल का सही है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? पहला सही है। तो ये हो गया बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गया दोस्तों। यानी कि पहले क्वेश्चन में बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो होंगे 6 होंगे। कितने होंगे? 6। उसके बाद से अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी क ख ग घ करके आएगा 4 क्वेश्चन, जिसमें देखिए ये प्रत्येक क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर का। बहुविकल्पीय जो 6 क्वेश्चन होंगे 4 1-1 नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा, दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें क ख ग घ करके आएगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। देखिए दूसरा का कि क में दी गया ख ग और क्या गया है घ। तो देखिए दूसरा का जो क है ऐसे क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 का क है। हाँ तो पहले दोस्तों देखो दूसरा जो मॉडल पेपर का जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या ऐसे बताया गया, क्या होता है? पहला क्वेश्चन है क नंबर कि एक तत्व ए है, तत्व का नाम क्या है? ए है, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 100 दिया है। कि संरचना बीसीसी एक कोशिका की कोर की लंबाई, उस तत्व की जो संरचना है बीसीसी संरचना है, बीसीसी कोशिका की संरचना है, जिसकी कोर की लंबाई दिया है कितना? 400 पिकोमीटर पे दिया है। तो ए का घनत्व ज्ञात करना है कि इसका घनत्व क्या होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है क्या है? ए का पहले घनत्व ज्ञात कीजिए। उसके बाद करें 10 ग्राम ए में एकक कोशिका की संख्या ज्ञात कीजिए। एकक कोशिका की संख्या ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा देखेंगे हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको पहले नोटेट कर लेते हैं। तो देखिए जो कोशिका की संरचना कैसी है? बीसीसी है, यानी कि तत्व ए की संरचना बीसीसी कोशिका है। अतः बीसीसी कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। परमाणुओं की संख्या Z इक्वल टू कितनी होती है? 2 होती है। क्योंकि अंतः केंद्रित कोशिका में, अंतः केंद्रित एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है छोटे? 2 होती है। कितने होती है? 2। क्योंकि अंतः केंद्रित में क्या होता है? ऐसे होता है। अंतः केंद्रित एकक कोशिका रहेगी तो ऐसे रहेगी। बीसीसी की संरचना ऐसी बनती है। 8 परमाणु क्या होते हैं कि शीर्षों पर होते हैं, और एक आ रहता है केंद्र में रहता है। तो केंद्र होता है यानी कि शीर्षों पर जो रहते हैं 8 गो रहते हैं। शीर्षों के लिए 8 गुणे 1/8 करते हैं। आप प्लस केंद्र में जो है उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा? 2। यानी परमाणु की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। परमाणु की संख्या 2 हो गई। और इसमें दिया है ए का द्रव्यमान एम बराबर दिया है। एम बराबर कितना दिया है? 100 ग्राम दिया है। उसके बाद से दिया है कोर की लंबाई, यानी कि कोशिका की होता है यस आ रहा है सर। कोर की लंबाई आ रहा है ना? हाँ। कोर की लंबाई यानी कि ए इक्वल टू कितना है? 400 पिकोमीटर है। 400 पिकोमीटर है, यानी कि 400 गुणे 10 के पावर -12 मीटर, इतना हो गया। उसके बाद से इसको हम लोग चाहेंगे तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं। ये रहने दीजिए। 400 गुणे 10 के पावर कितना हो गया? -12 मीटर हो गया। अब देखेंगे अब क्या करेंगे। क्या क्या ज्ञात हो गया? ए ज्ञात हो गया, एम ज्ञात हो गया, जेड ज्ञात हो गया। और देखिए अब क्या मैं क्वेश्चन में जा सकता हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अरे नीचे, अरे ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना है डी घनत्व, ज्ञात करना है घनत्व डी ज्ञात करना है। तो देखिए
कटी। हाँ तो देखिए ये जो है अब घनत्व ज्ञात करना, हमें ये पता चल गया क्वेश्चन से कि हमें क्या क्या मालूम है, क्या क्या ज्ञात है क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से, प्रश्न से क्या क्या ज्ञात है हमें नोट कर लिए। उसमें हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है क्या, घनत्व। घनत्व किसे इंडिकेट करते हैं, डी से। तो डी ज्ञात करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन नोट हो गया ना, तो क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूं। अब मैं इसको ऊपर हल करता हूं, इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। ठीक, तो डी बराबर होता है फॉर्मूला, किसी एकक कोशिका की जो घनत्व होती है क्या होती है, यानी कि जेड यानी कि परमाणुओं की संख्या गुणे उस तत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे एन ए अवोगाद्रो संख्या इनटू जो परमाणु होता है उनका क्या होता है, क्यूब यानी कि उस कोशिका का आयतन, उस कोशिका का आयतन। यानी कि कोर की जो लंबाई ए होगी, ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। तो यानी कि सब ए है, तो इसका आयतन निकालें तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। तो ए का क्यूब हो गया, जिसमें एवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन, इतना होता है। तो थोड़ा देखेंगे, मान को पुट कीजिए। अब मान हम इसमें क्या करेंगे, रखेंगे, सबका मान रखेंगे। तो जेड बराबर कितना आ गया, 2। ये कितना आ गया, एम बराबर कितना है 100, एन ए का मान कितना है 6.023 इंटू 10 बराबर कितना हो गया 23, और इंटू इसका मान कितना है, ए बराबर कितना है, ए का मान हम लोग निकाले हैं 400 इंटू 10 टू पावर कितना है -12, यानी कि 400 इंटू 10 10 टू पावर -12 हो गया। इसके क्या करेंगे, और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये का क्यूब है। इसको मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। क्या इतना हल हो गया, हल हो गया, मिटा दो इसको, मिटा सकते हैं आप, थोड़ा देख लीजिए। इसको मिटा रहे हैं, मिटा दिया। अब थोड़ा देखेंगे हम लोग, अब इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो कितना होगा वो देखो, 2 इंटू कितना हो जाएगा 100, 6.023 और इंटू 10 टू पावर कितना हो गया 23 और इंटू यानी कि 400 है ना, 400 को 3 बार गुणा करेंगे तो 4 का घन कितना होता है 64 हो जाएगा। और इसके नीचे कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। इंटू 10 के पावर -3 है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के पावर कितना हो जाएगा -36। तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, 2 इंटू 10 टू 2 इंटू 100 हो गया, 2 इंटू 100 है, 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23 है, इंटू इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 6.4 इंटू ये हो जाएगा कितना 3 4 7, 10 के पावर कितना हो जाएगा बाबू 7 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -36। ये दोनों का धार बराबर है तो घटाना हो जाएगा ना, 36 लिखिए सर। तो सीधे कितना हो जाएगा 36 में से 7 घटा देंगे 29 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 29, यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 100। ये क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 6.4 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -29। और थोड़ा देखेंगे, मल्टीप्लाई कर दे जाओ, ऊपर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको मैं ऊपर लेकर चला जा रहा हूँ, इसको क्या कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट 0.519 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व ज्ञात हो गया ना छोटे दोस्तों, ये घनत्व ज्ञात हो गया ऐसे। हाँ तो दूसरा क्वेश्चन है 10 ग्राम ए में एकक कोशिका की संख्या ज्ञात करना है। चूंकि देखिएगा जो पहला जो क्वेश्चन था तत्व ए का द्रव्यमान कितना था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का जो घनत्व होगा 10 ग्राम वाला का भी घनत्व क्या होगा वही होगा, बशर्ते अंतर इस बात की है कि उसका द्रव्यमान 100 था, इसका द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम है। इसमें कोशिकाओं की संख्या ज्ञात करना है, जैसे द्रव्यमान होगा तो उसका क्या होगा कि उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगी अलग होगी। तो देखेंगे
द्रव्यमान कितना दिया है, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान दिया है, कोष्ठिका का द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम। ठीक, इसका घनत्व हमें पहले से ज्ञात हुआ है, घनत्व D इजिकल टू कितना ज्ञात हो गया है, 0.51 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी कि हमें घनत्व ज्ञात है, एकक कोष्ठिका का घनत्व हमें मालूम है, D इजिकल टू हो जाएगा 0.519 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। इतना प्राप्त हो गया। उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, तो इतना हो गया। उसके बाद से 10 ग्राम एकक कोष्ठिका का आयतन होता है, द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन, घनत्व। हाँ घनत्व। ऐसा नहीं करेंगे बेटा अब 10 ग्राम एकक कोष्ठिका, 10 ग्राम एकक कोष्ठिका का आयतन। अब आयतन निकाल लेंगे इसका, आयतन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा क्या होता है, घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान बटे कितना हो जाएगा, घनत्व। तो घनत्व कितना है, यानी कि 10 बटे कितना हो जाएगा, 0.1519, इतना हो जाएगा। अब क्या निकालना है, हमें एकक कोष्ठिका की संख्या ज्ञात करना है। तो एकक कोष्ठिका की संख्या कितने आएगा, यानी कि आयतन बटा, यानी क्या हो जाएगा, जो 10 ग्राम में इसका जो आयतन आया है, उस आयतन में एकक सेल का आयतन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इस सेल की जो कोर की लंबाई है, कोर की लंबाई कितनी है, एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई ए बराबर दिया है, यानी एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई ए बराबर 400 pm, यानी कि पिकोमीटर, 400 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -12 मीटर, यानी कि इसको हम 4 गुणे 10 के पावर -10 मीटर कर सकते हैं। इतना दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एकक कोष्ठिका का आयतन ज्ञात करना है, एकक कोष्ठिका की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि 10 ग्राम में कोष्ठिका की संख्या इजिकल टू हो जाएगा, 10 ग्राम में एकक कोष्ठिका की संख्या हो जाएगा, 10 ग्राम में इकाई एकक कोष्ठिका की संख्या बराबर हो जाएगा, यानी कि 10 से 0.519 इंटू बटे इनका आयतन कितना है, यानी कि 4 गुणे 10 के पावर -10 के क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बटे 0.519 इंटू, यानी कि 64 गुणे 10 के पावर -30 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा। अब इसका सलूशन करने पर आएगा 3.01 इंटू 10⁻31 कोष्ठिका आएगा। अगला क्वेश्चन करिए सर। हो गया आंसर, इतना आंसर आ गया, दोनों क्वेश्चन हल हो गए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का ख है। क्वेश्चन नंबर दूसरा के ख में क्वेश्चन है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं तथा विलयन के मोल प्रभाज और वाष्प दाब अवनमन के संबंध का व्यंजक भी लिखना है। दो क्वेश्चन है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन में चार क्वेश्चन होंगे, जिसमें क हम लोग हल कर ले, क में न्यूमेरिकल था, और ख नंबर एक क्वेश्चन है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं तथा विलयन के मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखना है, यानी सूत्रों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो मोल प्रभाज देखिए बाबू, देखिए मोल प्रभाज किसे कहते हैं, देखेंगे किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या तथा विलेय और विलाय के मोलों की संख्या के मोलों का योग का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। अर्थात
कोई विलयन हो तो उस विलयन में दो या दो से अधिक घटक होते हैं, तो किसी एक घटक का मूल प्रभाज निकालना होता है, तो उस घटक के मूलों की संख्या और उस विलयन के पूरे विलयन के मूलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मूल प्रभाज कहलाता है। अर्थात किसी विलयन में विलय और विलायक होते हैं, तो यानी कि मूल प्रभाज क्या होगा कि विलय के मूलों की संख्या बटा विलय और विलायक के मूलों की संख्या का अनुपात क्या होता है? मूल प्रभाज होता है। अर्थात मूल प्रभाज इक्वल टू स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहां स्मॉल एन इज इक्वल टू विलय की मूलों की संख्या, विलय की मूलों की संख्या, मूलों की संख्या, मूलों की संख्या यानी कि ये होता है द्रव्यमान बटा अनुभार, यानी कि W बटा क्या होता है? M होता है। और कैपिटल N इज इक्वल टू विलायक, विलायक, विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या इज इक्वल टू यानी कि कैपिटल W बटे कैपिटल M, ऐसे हो जाएगा। यानी कि स्मॉल एन हो गया विलय के मूलों की संख्या और कैपिटल एन हो गया विलायक के मूलों की संख्या, और ए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन यानी कि कुल विलयन की क्या हो जाएगा? मूलों की संख्या हो जाएगी। इस तरह से हो गया। हाँ, तो दोस्तों देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन था कि मूल प्रभाज किसे कहते हैं, तो हमने मूल प्रभाज को क्या किया? डिफाइन कर दिया, परिभाषित कर दिया और उसका सूत्र भी लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगला नंबर है कि विलयन के मूल प्रभाज और वाष्प दाब का जो अवनमन है उसके संबंधित सूत्र को स्थापित करना है। तो देखिए, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो हो गया दोस्तों, मिटा दो। देखिए दूसरा क्वेश्चन उसमें, यानी दूसरा के ख में दूसरा नंबर था मूल प्रभाज तथा विलयन के वाष्प दाब में और वाष्प दाब अवनमन में संबंधित व्यंजक लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यानी राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट ने क्या बतलाया था? राउल्ट ने बतलाया था कि किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन का विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन स्थिरांक उस विलयन के विलायक के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। होता है, मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे माना विलयन का वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन PA तथा विलायक का मूल प्रभाज कैपिटल X है, तो क्या हो जाएगा? P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? X से। P प्रोपोर्शनल टू X हो जाएगा, जिसमें P आप प्रोपोर्शनल टू चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट एक नियतांक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 इंटू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, x a हो जाएगा। नोटेड हो गया? ये व्यंजक का सूत्र हो गया। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अवनमन P0 A हो तो तथा
मूल प्रभाज x a इक्वल टू 0 हो तो हो जाएगा p नॉट a इक्वल टू 1 इंटू a 1 इंटू k इंटू 1 यानी कि आ रहा है, यानी कि p नॉट a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि अर्थात मूल प्रभाज एकांक होने पर मूल प्रभाज एक हो तो वाष्प दाब का अवनमन नियत होता है, नियतांक के बराबर होता है। अरे हो गया, बोलिए। हाँ हेलो दोस्तों। हाँ तो ये दूसरे क्वेश्चन का ख नंबर का क्वेश्चन हो गया। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से में अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम आप लोग को सलूशन में लाएंगे, महत्वपूर्ण को हल करेंगे। वीडियो लंबा हो जाए, अतः दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक बार लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। थैंक यू।